गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ओके, आज भाई हम लोग जो क्लाइमेटोलॉजी का सेक्शन चल रहा है हमारा ज्योग्राफी का, उसमें हम लोग ले रहे हैं रेनफॉल। ओके, इसके बारे में लास्ट में हमने बात किया था जिसमें ह्यूमिडिटी की है ना, टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी उसमें देखा था हमने। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग किसकी, रेनफॉल की। रेनफॉल है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं, ओके, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेनफॉल बेसिकली, अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन समझे, व्हाट इज रेन। देखिए, जब हॉट और ह्यूमिड एयर यानी गर्म और आर्द्र पवन, आर्द्र बोले तो उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है, नमी ज्यादा है, गर्म और आर्द्र पवन, चूंकि आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, गर्म पवनें होती हैं वो कैसी होती है भाई, हल्की होती हैं, डेंसिटी उनकी कम होती है। तो ऐसी एयर क्या करती है, वो राइज करती है, ठीक है, हल्की होने की वजह से। जब ये राइज करती है, साथ ही साथ उसके अंदर होता है क्या, मॉइस्चर या जलवाष्प, ठीक है। इसके साथ जब ऊपर बढ़ती जाती है तो क्या होती है, वो फैलती जाएगी। ऊपर जाने पे हमारा एयर क्या होता है, डेंसिटी हमारी कम होती है, जिसकी वजह से वो एयर फैल रही है, आपकी डेंसिटी कम है। अब एयर जब फैल रही है, अब यहाँ पे उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो गिरने लगता है, बिकॉज ऑफ एडियाबैटिक कूलिंग। हमने उसमें बात किया था डायबिटिक एडियाबैटिक कूलिंग के बारे में। एडियाबैटिक कूलिंग क्या है, एक क्लोज सिस्टम प्रोसेस है जिसमें कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वजह से हीटिंग एंड कूलिंग होता है। जब कंप्रेस करते हैं, जो अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जिससे टेम्परेचर सराउंडिंग का बढ़ जा रहा है उसके अंदर का। तो इसको हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक हीटिंग। और जब उसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो जो है उनके मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा नहीं पाते, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक कूलिंग। तो यही प्रोसेस जो है, जब एयर ऊपर उठ रही है तो एडियाबैटिक कूलिंग होता है, जिसकी वजह से उसका तापमान एयर का गिरने लगता है। अब जरा याद करें, हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की थी कि जब एयर का टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इनके बीच में क्या होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है, यानी तापमान जब गिरेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। सिंपल सा ध्यान रखिएगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे गिरता जा रहा है वैसे वैसे उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है। और एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे क्या होगा भाई, आपका वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है आपकी हो जाएगी 100%। ओके, यानी एक ऐसे टेम्परेचर पे गिरते गिरते, एक ऐसे टेम्परेचर पे एयर पहुंच जाएगी जिस पर उसकी कैपेसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक बार हम उसको रिवाइज कर लें, क्या होता है, एयर की वाटर वेपर को कंटेन करने की कैपेसिटी और उसके अंदर एक्चुअल में कितना वाटर वेपर है, ये इनका रेशियो जो है वो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। ओके, अब ऐसे में उसकी जितनी कैपेसिटी है, टेम्परेचर कम करने पे उसकी कैपेसिटी क्या हो रही है, कम होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है उसकी कैपेसिटी कम होते 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 एक ऐसे लेवल पे आ गई, ओके, जहां पे उसकी कैपेसिटी और उसके अंदर जो अवेलेबल वाटर वेपर है वो इक्वल हो गए। ओके, ऐसी सिचुएशन में जो एयर होगी उसकी आरएच या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, कितनी हो जाएगी भाई, 100%। ऐसी एयर को, इस समय इस एयर को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी एयर आपकी सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संतृप्त वायु, संतृप्त वायु कह सकते हैं इसको। क्लियर? ओके, तो ये एयर क्या हो गई, अब सैचुरेटेड होगी। ओके, यानी इस टेम्परेचर पे इसकी ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई। अब यहां पे इससे कम तापमान जैसे ही करेंगे, इसके अंदर का जो वाटर वेपर होगा वो ड्यू पॉइंट पे, इसी पॉइंट पर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे एयर सैचुरेट हो जा रही है, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। यानी इस पॉइंट पर क्या होगा, जो इसके अंदर वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या है, एक गैस है। ओके, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो गैस से किस में हो रहा है भाई, लिक्विड में हो रहा है, यानी वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो उसी को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट या ओसांक बिंदु कहते हैं इसको हम लोग, ओसांक बिंदु। ओके, तो एक ऐसा टेम्परेचर है ये, ओसांक बिंदु क्या है, सिंपल सा अगर पूछा जाए, ये एक ऐसा टेम्परेचर, वायु का ऐसा तापमान जिसमें उसमें मौजूद जो जलवाष्प है, क्लियर,
वो किस में बदल जाए, जल की बूंदों में परिवर्तित होने लगे, दैट इज कॉल्ड ओसांग, ओके, ड्यू पॉइंट कहलाता है। तो ये कब होगा, जब एयर क्या होगी आपकी, सैचुरेटेड होगी, यानी उसकी सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होगी, 100% होगी, ओके, क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो ये हमने बेसिक सी बातें जानी कि कब प्रेसिपिटेशंस के लिए क्या प्रायर कंडीशन होती है, ओके। चलिए बात करें आगे। तो अब इसमें हम देखते हैं कि अगर एयर राइज कर रही है, ड्यू पॉइंट पर पहुंचा, अब उसके अंदर जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भाई, जरा बताएं। जब वाटर वेपर यानी गैस वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, लिक्विड में, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, संघनन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कंडेंसेशन या संघनन। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये कई बार आया हुआ है कि जब प्राइमरी कंडीशन से हम देखें, जब एयर हीटअप हुई, सनलाइट पड़ रही है किसी एरिया पे, लैंड पे या ओशन पे या सी सरफेस या समथिंग, किसी वाटर बॉडी पे, ठीक है, सनलाइट उस पर पड़ रही है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और जो वाटर है, मॉइस्चर है उसमें, वो इवेपोरेट होके ऊपर एटमॉस्फेयर में आ रही है, क्लियर। अब देखिए, जब वाटर लिक्विड और वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है, तो उसके अंदर एक लेटेंट हीट एनर्जी आ जाती है, ठीक है। लेटेंट हीट यानी वो जो सनलाइट की एनर्जी है, जिसने उसको वाटर से वाटर वेपर में उसकी स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज कर दी। अब वो एनर्जी इसके अंदर किस फॉर्म में आ गई भाई, गुप्त ऊष्मा के रूप में आ गई। यानी जब जल एक यहां पे मैं फिगर बना दूं, जैसे मान लीजिए ये जल, यहां पे कोई वाटर बॉडी है, अब यहां पे सनलाइट पड़ी भाई आपकी, क्लियर, ओके, सनलाइट पड़ने पे ये हीटअप होएगा सरफेस, और यहां से वाटर वेपर क्या होगा, ऊपर निकलेगा। तो ये जो सनलाइट के अंदर एनर्जी है, ये एनर्जी इसके अंदर किसके रूप में पहुंच गई, गुप्त ऊष्मा के रूप में या लेटेंट हीट के रूप में। इसको कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट, ओके, क्लियर। अब ये जो है, इसी एनर्जी को लेके जब ऊपर जाएगा, राइज करेगा, और राइज करने के बाद ऊपर वही चीज एडियाबैटिक कूलिंग होगी, और वहां पे ड्यू पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा तो वहां पे कंडेंसेशन, जो धूल के कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, आपके पॉल्यूटेंट हो गए, ये एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि कंडेंसेशन के लिए मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा उनको, कि कंडेंसेशन के लिए किसी प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है, ओके। जब तक ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा तब तक वहां पे कंडेंसेशन नहीं होगा, क्लियर है। तो उस प्लेटफॉर्म का काम कौन कर रहे हैं, वो आर्द्रताग्राही नाभिक या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कर रहे हैं, जो कि कौन है, एटमॉस्फेयर के ऊपर जो हमारे गैस, मतलब अगर हम बात करें, धूल के कण हो गया, आपके पॉल्यूटेंट्स हो गए, एरोसोल्स हो गए, ये सब है हमारे आर्द्रताग्राही नाभिक। तो ये ऊपर गया, यहां पे कंडेंसेशन करके क्या बनाता है भाई, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, क्लियर, ओके। और यही क्लाउड फिर इसके अंदर जो जलवाष्प है, वो जलवाष्प जब जल की बूंदों में, टेम्परेचर गिरने पे जब वो जल की बूंदों में कन्वर्ट होगा, तो ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके वो क्या होता है, धरातल पर, पृथ्वी की ओर गिरने लगता है, ठीक है। यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, इसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल कहते हैं, दैट इज रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलें तो आगे चलते हैं, हम लोग मूव करते हैं। ओके, चलिए, क्लाउड फॉर्मेशन का एक बेसिक सा देख लेते हैं कि किस तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ये पीछे हम इसके बारे में बात किए हैं, यहाँ पे भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। देखिए, सन है, टेम्परेचर, सन लाइट पड़ी इस पर, या ओशियन है, चाहे लैंड सरफेस पे कहीं पे भी। देखिए, जो हमारा प्रेसिपिटेशन है वो वाटर साइकिल के लिए बहुत नेसेसरी है, ओके। वाटर साइकिल जो होता है, क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ वाटर, ओके, या वाटर वेपर फ्रॉम कहां से,
अर्थ लैंड सरफेस से, ओशियन से इनटू एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से देन क्लाउड, प्रेसिपिटेशन के रूप में फिर लैंड पर। ओके, तो ये पूरा साइकिल है, यानी लैंड और ओशियन में जो मॉइस्चर है, नमी है, वो इवेपोरेट होके कहां गया, एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर में क्लाउड बना, प्रेसिपिटेशन के माध्यम से फिर से लैंड पे, फिर से इवेपोरेट होगा। तो ये साइकिल जो है, ये वाटर साइकिल, उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन का होता है। ओके, यहां पे क्लाउड की बात कर ले, कैसे फॉर्म हो रहा है, अभी हम पहले पिछली स्लाइड में बताए कि क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है सरफेस का, वहां पे क्या होता है, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन जब होगा, वो ऊपर जाएगा एयर, और वहां पे क्या होगा, जब ड्यू पॉइंट पे पहुंचेगा, एयर सैचुरेट होएगी, वहां पे कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के लिए जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है, इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ओके, इसको हम लोग कहते हैं आर्द्रता ग्राही नाभिक। ठीक है भाई, ओके। आर्द्रता ग्राही नाभिक यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे नाभिक जो कि क्या कर रहे हैं, एयर से मॉइस्चर्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कंडेंस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ओके, ये आर्द्रता ग्राही नाभिक कहलाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल, इंपॉर्टेंटली है इसमें डस्ट पार्टिकल, धूल के कण। ओके, और बाकी जो पॉल्यूटेंट्स हैं, एरोसोल्स हैं, वो सब भी आ जाएंगे इसमें। तो कंडेंसेशन हुआ, क्या बना भाई, आपका क्लाउड बना। ओके, क्लाउड, एंड देन फिर इस क्लाउड से क्या होता है, रेन होता है, रेनफॉल, और ये आपका लैंड सरफेस पे आया, अगेन फिर ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ओके। अब देखें, सीधे आते हैं हम लोग इस पे कि क्या कितने टाइप्स के रेनफॉल होते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इनके टाइप्स की, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, दैट इज कन्वेक्शनल। पहला है कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसको कहते हैं हम लोग संवहनीय वर्षा। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको हम लोग कह सकते हैं पर्वतीय वर्षा। ओके, थर्ड है आपका साइक्लोनिक, इसको हम लोग फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं, फ्रंटल। ओके, या इंग्लिश में इसको हम कहें हिंदी में इसको कहें चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा, अथवा पब्लिक करके, अथवा वाताग्री वर्षा, वाताग्री वर्षा। वाताग्रों की बात हम करेंगे आगे वाले चैप्टर में, जब हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रंट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप के फ्रंट्स होते हैं। साइक्लोन, देयर आर 2 टाइप ऑफ बेसिकली साइक्लोन्स, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। ओके, तो उसमें हम लोग डिटेल में इसको बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लेंगे बिकॉज ऑफ इस रेनफॉल की वजह से। ठीक है, तो कितने टाइप्स के भाई रेनफॉल हुए, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, संवहनीय वर्षा, दूसरा हो गया पर्वतीय वर्षा, तीसरा हो गया आपका वाताग्री वर्षा, जिसे चक्रवाती वर्षा भी कह सकते हैं। क्लियर है, ओके। देखते हैं इनको अलग अलग। पहला है, हम लोग ले रहे हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है, ओरोग्राफिक जो है, ओरोजेनिक ये वर्ड है, इसका मतलब होता है पर्वत से। ओके, यानी वो चीजें जो कि मतलब पर्वत से एसोसिएटेड हो, जुड़ी हुई हो, आपकी क्या होगी, ओरोजेनिक कहलाती हैं, या ओरोग्राफिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पर्वतों की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसी वर्षा जो पर्वत, जिसमें कि इस तरीके के रिलीफ या उच्चावच, रिलीफ क्या हो गए आपके, वही उच्चावच हो गए, यानी हाईलैंड्स हो गए, जो हमारे अर्थ के सरफेस पर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये माउंटेन हो गया, प्लेट्यूज भी हो सकते हैं, हाइटेड। ओके, तो यहाँ पे देखें, अगर इस तरीके का कोई माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ, और वो माउंटेन की लोकेशन कहाँ है, जनरली ऐसे माउंटेन, ऐसे माउंटेनियस एरिया जो कोस्टल एरिया में, यानी जिनके समीप, समुद्र तट के समीप है, इन पर्वतीय क्षेत्रों में यही वर्षा देखने को मैक्सिमम आपको मिलेगी। ओके, अगर हम विश्व स्तर पे बात करें तो सर्वाधिक वर्षा इसी टाइप, इसी फॉर्म से होती है। ओके, जिसमें अगर हम देखें, जब समुद्र तट से जब ये हवाएं, इसकी तरफ हवाएं कैसी हैं भाई, आपकी हॉट एंड ह्यूमिड एयर है। ठीक है, ये गर्म और आर्द्र हवाएं हैं, गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है, और साथ ही साथ इनके पास, चूंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इनकी कैपेसिटी, किसको, मॉइस्चर कंटेन करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, तो इनके पास ह्यूमिडिटी है। ओके, ह्यूमिड एयर और हॉट एयर जब ये आगे बढ़ती हैं लैंड की तरफ, यानी ये सी ब्रीज के फॉर्म में जैसे चलती है ना, वैसे जब ये सी ब्रीज आगे की ओर चल रही है, और आगे यहाँ पे सामने एक बैरियर आ गया, बैरियर के रूप में ये माउंटेन, तो इस माउंटेन के ढालों से टकराने
जाने के बाद ये एयर क्या होती है, राइज करती है। और जब ये एयर राइज करती है, अगेन वही एडियाबैटिक कूलिंग होगा, एक्सपेंशन होगा, एयर का फैलेगी, एडियाबैटिक कूलिंग होगा। कूलिंग होते होते क्या होगा, उसका तापमान इतना गिर जाएगा कि वो कहां पर आ जाए, सैचुरेट हो जाएगी और ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगा। जैसे ही वो ड्यू पॉइंट पे पहुंचेगा, उसमें क्या होगा भाई, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, ओके। और कंडेंसेशन से क्या होगा भाई, आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा। अच्छा, एक पिछली स्लाइड में हम बात कर रहे थे इसी कंडेंसेशन की, एक पॉइंट जो ध्यान रखना है आपको, जब वही लेटेंट हीट की बात कर रहे थे ना, एक मिनट आ जाए हम उस पे, यहां पे देखें, जब ये लेटेंट हीट जो इसके अंदर थी, जब ये एटमॉस्फेयर में एयर ऊपर गई और क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, कंडेंसेशन होता है, तो कंडेंसेशन में ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब संघनन की प्रक्रिया होती है, तो ये जो लेटेंट हीट है ना, जो उस वाटर वेपर के अंदर है, अब वाटर वेपर तो रहा नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स में, ओके। वाटर ड्रॉपलेट्स में जैसे ही वो कन्वर्ट हो रहा है, अब उसके अंदर की एनर्जी, लेटेंट हीट, वो सेंसिबल हीट के रूप में, संवेदनशील उष्मा के रूप में, संवेदनशील उष्मा के रूप में कहां आ जाती है, बाहर वायुमंडल में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे बाह्य वायुमंडल का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुप्त उष्मा संवेदनशील उष्मा के रूप में हमारे बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब कंडेंसेशन होता है, तो हमारे बाह्य वायुमंडल का तापमान क्या होता है भाई, इंक्रीज कर जाता है, ओके। तो चले आगे चल रहे हैं हम लोग। हाँ, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल पे आ रहे हैं, पर्वतीय वर्षा की बात करें हम लोग, इट इज पर्वतीय वर्षा, ओके। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, आपकी ये सी ब्रीज चल रही है, यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड है, जब यहाँ पे टकराई, ऊपर उठी, उसका एडियाबैटिक कूलिंग हुआ, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन देन फिर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद क्या होता है, इस एरिया में प्रेसिपिटेशन होता है। ये जो एरिया है, ध्यान रखिएगा, ये जो माउंटेन है, उसके विंडवार्ड साइड में, कौन सी साइड में, विंडवार्ड, या इसको हम लोग कह सकते हैं पवना, वेट सेक, हाँ, कौन सा, पवना भिमुख ढाल, ओके। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवनाभिमुख, पवन अभिमुख, यानी पवनों के सम्मुख जो ढाल है, पवनों के सम्मुख ढाल जो है, पवनाभिमुख ढाल, या इसको हम लोग विंड वार्ड साइड कह सकते हैं। इस डायरेक्शन में, इस साइड पे, इस स्लोप पे माउंटेन के अधिक वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि एयर यहाँ पे सीधे राइज की है, क्लाउड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, तो प्रेसिपिटेशन भी क्या होगा, इसी एरिया में होगा। अब एयर जब ड्राई हो जाती है, उसके पास मॉइस्चर नहीं बचता है, आगे की ओर बढ़ती है, चूंकि है अभी एयर ऊपर है, ठंडी, तो ठंडी है, भारी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, नीचे सिंक करती है। जैसे जैसे स्लोप पे नीचे जाती है, टेम्परेचर उसका राइज, इंक्रीज करने लगता है, तापमान बढ़ता जाता है, और ये गर्म हवाएं इन क्षेत्रों में फिर पहुंचती हैं। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें, ये स्लोप जो है आपका विंडवार्ड स्लोप कहलाता है, ये स्लोप आपका लीवार्ड स्लोप कहलाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं पवना विमुख ढाल। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, वहां पे विमुख ढाल है और यहाँ पे विमुख, विमुख ढाल। इन ढालों पर क्या होगा भाई, यहां पे वर्षा नहीं होगी, यानी जो माउंटेन है उनके लीवार्ड डायरेक्शन में देयर आर नो प्रेसिपिटेशन, ओके, वहां पे रेनफॉल नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में ये वाले जो एरिया होते हैं उनको हम लोग रेन शेडो रीजन, इट इज नोन एज रेन शेडो रीजन कहलाते हैं, ओके। रेन शेडो, या इसको हम लोग कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं। आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। वृष्टि छाया मतलब कि वहां पे वृष्टि का मतलब क्या होता है, वर्षा, ओके। तो वहां पे वर्षा नहीं होती है इन क्षेत्रों में, और ये क्षेत्र प्रायः क्या रह जाते हैं, सूखे रह जाते हैं, ओके। जैसे हम लोग इंडिया में बात करें, तो इंडिया का ये वाला एरिया अगर हम बात करें, ये कौन सा एरिया है भाई, यहाँ पे वेस्टर्न घाट माउंटेन है आपके। जब साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, तो इस विंड वार्ड डायरेक्शन में इस तरफ तो काफी बारिश करता है, लेकिन इस तरफ क्या होता है, वो रेनफॉल नहीं कर पाता है, बिकॉज ऑफ दिस लीवार्ड डायरेक्शन एंड रेन शेडो एरिया, ओके। तो इस वृष्टि, ये वाला एरिया वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस पवन से वर्षा नहीं हो पाती। सौराष्ट्र, विदर्भ, ये वाला एरिया आपका ऐसे ही सूखा रह जाता है, ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पे इन रीजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश, और ये जो ढाल है जहां पे ये प्रदेश है उनको कहते हैं पवना विमुख ढाल या लीवार्ड डायरेक्शन। तो आई होप आपको ये
ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा समझ में आई होगी। तो ये ऐसे क्षेत्रों में होंगे जहां पे पर्वत कहां पे हो, समुद्र तट के समीप हो, क्योंकि उनको मॉइस्चर और ह्यूमिड एयर की सप्लाई कंटिन्यू होएगी उस समय। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, बात करेंगे हम नेक्स्ट। अगला टाइप जो है दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसको हिंदी में क्या कहा था हमने, संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। ओके, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, संवहन का मतलब क्या होता है? संवहन का मतलब समझिएगा, जब टेम्परेचर ये सूरज है हमारा, सनलाइट पड़ रही है लैंड सरफेस पर, यहाँ हीटअप कर रहा है, इसको गर्म कर रहा है लैंड सरफेस को, और इस लैंड सरफेस के अंदर जो भी मॉइस्चर है, नमी है, ओके, वो मॉइस्चर और नमी क्या हो रहा है, हीटअप होके ऊपर की ओर क्या हो रहा है, वाटर वेपर के रूप में रेडिएट हो रहा है, और साथ ही साथ इसके आसपास की जो एयर है वो भी गर्म हो रही है और ऊपर की ओर ये उठ रही है। यही प्रक्रिया जब ये एयर और वाटर वेपर, जब एयर हल्की है, हीटअप है, गर्म है, और वो हल्की होने की वजह से ऊपर उठ रही है, और वो जो है ऊपर वाली एयर को, जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ती जा रही है, ऊपर वाले एयर को टेम्परेचर ट्रांसफर करती जा रही है। यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाती है, कन्वेक्शन कहलाती है। ठीक है, और जब एयर राइज करती है, ऊपर जाती है, एडियाबैटिक कूलिंग होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा कंडेंसेशन होके, और वहां पे प्रेसिपिटेशन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कौन सा, उस रेनफॉल को कौन सी रेनफॉल कहेंगे हम लोग, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, संवहनीय वर्षा। और ये जो धाराएं ऊपर उठ रही हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, संवहन धाराएं, संवहन धाराएं। और कौन किसकी धाराएं हैं, ये वायु की, तो संवहनीय कह सकते हैं इसको, संवहनीय वायु धाराएं। समझ में आया ये? तो इट इज अ कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा कह सकते हैं हम इसको। क्लियर? तो ये था हमारा दूसरा टाइप कन्वेक्शनल रेनफॉल का। तो जनरली ये रेनफॉल आपको कहाँ देखने को मिलेगा भाई, ऐसे एरिया में देखने को मिलेगा जहां पे सनलाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो, यानी अगर हम बात करें इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक्स तक का एरिया, जनरली इस तरीके के रेनफॉल हमको शो करेगा। क्लियर है? आपको अपर रीजन में बात करें, यानी अपर लैटिट्यूड में बात करें, उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में, अक्षांशों में, जैसे पोलर हो गया, आर्कटिक और उसके ऊपर का रीजन, वहां पे ये वर्षा आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? ओके, क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो एंगल है, जो यानी शेप है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम सनलाइट जो है उसकी एंगल देखें तो एंगल वहां पे कम है। इसकी वजह से क्या होता है, इंटेंसिटी सनलाइट की कम पड़ती है, इतना लैंड सरफेस या ओशन सरफेस हीटअप नहीं होगा, जिसकी वजह से इस तरीके के कन्वेक्शन करंट डेवलप नहीं होंगे। जब तक कन्वेक्शन करंट डेवलप नहीं होंगे, एयर राइज नहीं करेगी, तब तक वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ओके, तो इस वजह से उन एरिया में आपका ये टाइप की वर्षा देखने को नहीं मिलती। कहां मिलेगी भाई, ये इक्वेटर, और ये 23.5 और ये 23.5, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इतने एरिया में आपको ये ज्यादातर देखने को मिलेगा। क्लियर है? चले आगे चलते हैं हम लोग। एंड द थर्ड टाइप इज, हमारा तीसरा टाइप जो है क्या है भाई, दैट इज फ्रंटल रेनफॉल। हमने थर्ड टाइप की कौन सा डिफाइन किए, फ्रंटल रेनफॉल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाताग्री वर्षा, वाताग्री वर्षा, या इसी को हम लोग कई बार कह देते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्ष। क्लियर है? ओके, इसमें देखिए होता क्या है, ऐसे समझिए, वाताग्र है क्या, वाताग्र दो अलग वायु राशि, यहां पे टर्म समझिएगा। नंबर फर्स्ट टर्म है वायु राशियां, वायु राशियां, इसको कहते हैं हम लोग एयर मास, एयर मास। ओके, एयर मास क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का, जस्ट इमेजिन ये वाला हिस्सा है, यहां पे कुछ एयर इधर है, आपका एयर यहाँ पे भी है। ओके, मान लो ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे एयर का हमने एक पैकेट लिया, ओके, एक बड़ा सा मास लिया, जिसमें कि तापमान और ह्यूमिडिटी जो है वो सिमिलर है। इसका बात करें, मान लो टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, एक एयर मास उसके और आगे देखा हमने जिसका तापमान कम है और ह्यूमिडिटी भी कम है, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका तापमान अधिक है और इसकी आर्द्रता भी अधिक है, इसमें तापमान कम है, इसकी आर्द्रता भी कम है। ओके, ऐसी सिचुएशन में ये दो अलग अलग क्या बन जाते हैं, एयर मास या वायु राशियां बन जाती हैं। तो ऐसी एयर के मासेस, ठीक है ना, यानी एयर हमारा एटमॉस्फेयर का जिसमें
अपना खुद का तापमान और जो ह्यूमिडिटी है वो डिफरेंट हो दूसरे से, यानी ये इस पूरे एरिया में सिमिलर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हो, वो क्या कहलाता है आपका एयर मास, वायु राशि कहलाता है। अब ऐसी वायु राशियां, जब मान लो दो वायु राशियां अलग अलग नेचर की हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, दो वायु राशियां अलग अलग नेचर की, मान लीजिए ये है ठंडी वायु और ये है गर्म वायु। जब ये दोनों आपस में आती हैं पास में और ये टकराती हैं, तो टकराने से क्या होगा भाई, अगर ये गर्म एयर, ठीक है, ये हाई एनर्जी के साथ है, पावरफुल है, ये काफी एक्टिवली इस कोल्ड एयर से टकराती है, तो कोल्ड एयर से टकराने के बाद क्या होगा, गर्म एयर आपको पता है कैसी होती है, हल्की या भारी, हल्की होती है। ओके, तो ये हल्की है, इस कोल्ड एयर आपकी भारी होती है, कोल्ड एयर नीचे की ओर सिंक करेगी और उसके ऊपर ये गर्म एयर ऊपर उठ जाती है। जैसे जैसे ये ऊपर उठेगी, एयर ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर में, अगेन वही प्रोसेस, कौन सा, एडियाबैटिक कूलिंग, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और वहां पे प्रेसिपिटेशन। देख रहे हैं आपको, ये गर्म एयर है आपकी और यहाँ पे कूल एयर है, ठंडी हवा है। ठंडी हवा नीचे की ओर ये ग्राउंड पे बैठेगी और गर्म एयर जो है यहाँ से इससे टकरा के, इस ठंडी हवा से, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, इस ठंडी हवा, ये इधर का पूरा हिस्सा ठंडा, इधर का गर्म, तो ये ऐसे टकरा के ये एयर क्या जा रही है, ऊपर जा रही है और यहाँ पे क्या बना रही है, क्लाउड का फॉर्मेशन करे, जिसकी वजह से रेनफॉल हो रहा है। क्लियर है? ओके, अब ये जो एरिया है ना, ये जहां पे ये दोनों हवाएं आपस में आके मिल रही हैं, दिस जोन इज नोन एज अ फ्रंट, इसी को हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। यही एरिया आपका क्या कहलाता है, वाताग्र कहलाता है। क्लियर है? और इसकी वाताग्र की वजह से, इन्हीं वाताग्र पे, इन्हीं फ्रंट्स पे जो ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, वाताग्रीय वर्षा या फ्रंटल रेनफॉल। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके के वाताग्र होते हैं, एक तो कोल्ड वाताग्र या उसको हम लोग कहें कोल्ड फ्रंट, शीत वाताग्र, और एक हो गया आपका हॉट फ्रंट या वार्म फ्रंट कह सकते हैं उसको हम लोग, उष्ण वाताग्र। ओके, ये डिपेंड करेगा कि एयर कौन सी पावरफुल है। अगर कोल्ड एयर एक्टिवली आपका जैसे इधर देख रहे हैं, कोल्ड एयर एक्टिवली किससे, वार्म एयर से जाकर टकराती है, तो वो वार्म एयर को क्या करती है, ऊपर की ओर ढकेल देती है। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बन रहा है दैट इज कोल्ड फ्रंट, ये बन रहा है आपका कोल्ड फ्रंट। ओके, और जब यही चीज उल्टा करें, वार्म एयर एक्टिवली कोल्ड एयर से टकराती है, तो कोल्ड एयर से टकराने के बाद वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, इसका स्लोप थोड़ा कम, इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा रहता है, ध्यान रखिएगा, ये फ्रंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, चिंता ना करें। तो यहाँ पे एयर और ये जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दोनों एयर जो भी एक्टिव है, जो भी एडवांस है, उनके टकराने से क्या होता है, इस तरीके के जब फ्रंट बनेंगे, फ्रंट से जो हॉट एयर होती है, वार्म एयर होती है, वो ऊपर राइज करती है। राइज करने के बाद वही क्लाउड कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन का जो प्रोसेस होगा वो होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल रेनफॉल। क्लियर है? तो ये तीन टाइप्स थे रेनफॉल की। आई होप आपको इसमें काफी कुछ जानने को मिला होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसमें अगर आपके कोई डाउट है कुछ, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।